नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बताएंगे दोस्तों कि हांगकांग में चीन के कानून लागू होने के बाद फेसबुक और ट्विटर ने दिया बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, चाइना को बताएंगे पूरी खबर क्या है। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर भारत के बाद अब अमेरिका भी बैन करेगा टिकटॉक सहित सारे चीनी एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर। साथ ही आपको बच्चों के स्कूलों से जुड़ी खबरें लेकर आए हैं दोस्तों। साथ ही हर तरह की स्कीम, हर तरह की योजनाएं हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और इस वीडियो को अंत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बड़ी खबरों में चलने से पहले आपको दोस्तों आज का कोरोना वायरस का हाल बता दे कि देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 7 लाख के पार, अब तक 20,000 से ज्यादा मौतें। जी हाँ दोस्तों, तो अब चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें हांगकांग में चीन के कानून लागू होने के बाद फेसबुक और ट्विटर ने दिया बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक, गूगल और ट्विटर ने सोमवार को कहा कि उन्होंने चीन के सुरक्षा कानून लागू होने के बाद हांगकांग सरकार की ओर से मांगी जा रही यूजर्स की जानकारी देना बंद कर दिया है। फेसबुक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं मौलिक मानवीय अधिकार है। हम लोगों की सुरक्षा के लिए बिना किसी डर के खुद की बात रखने के अधिकार का समर्थन करते हैं। फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो हांगकांग सरकार की ओर से यूजर्स डेटा के निवेदन को स्वीकार नहीं करेंगे। ट्विटर ने कहा, ट्विटर अभिव्यक्ति की आजादी की चिंता करता है। हम यूजर्स की अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो ड्रैगन को दोहरा झटका। भारत के बाद अब अमेरिका भी बैन करेगा टिकटॉक सहित सभी चीनी एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में हिंसक झड़प को अंजाम देने वाले चीन के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। भारत के बाद अब अमेरिका भी चीनी एप्लीकेशन को बैन करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने सोमवार को एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि हम टिकटॉक सहित चीन के सभी सोशल मीडिया एप्लीकेशन को प्रतिबंधित करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और जल्द ही इन सारे एप्लीकेशन को हम बैन कर देंगे। साथ ही पोम्पियो ने फॉक्स न्यूज से बातचीत में कहा, आखिरी फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेना है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि हम चीनी एप्लीकेशन पर बैन लगाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। गौरतलब है कि लद्दाख हिंसा के बाद भारत सरकार ने टिकटॉक सहित 59 चाइनीज एप्लीकेशन पर रोक लगा दी है। ऐसे में यदि अमेरिका भी प्रतिबंध लगाता है तो ये चीन के लिए दोहरे झटके के समान होगा। उसके बाद चाइना कहीं का नहीं रह पाएगा और उसका दुनिया के और देशों से व्यापार खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। ऐसे में वो अपने में ही मरता हुआ दिखाई देगा चाइना। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या सब देशों को इसी तरह से अमेरिका और भारत की तरह चीनी एप्लीकेशन को बैन कर देना चाहिए दोस्तों, जिससे कि आर्थिक चोट चाइना को पहुंच सके और उसको अकल आ जाए कि उन्होंने किस देशों से पंगा लिया है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। देश का सवाल है। चलते कर बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बताते कि नए नक्शे पर भारत के पक्ष में बोलने वाली नेपाली सांसद पर एक्शन, पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। जी हां दोस्तों, नक्शा विवाद पर भारत के पक्ष में बोलने वाली सांसद सरिता गिरी को समाजवादी पार्टी ने पद से निष्कासित कर दिया है। उनकी संसद सदस्यता भी चली गई है। नक्शा विवाद पर सरिता गिरी शुरुआत से ही नेपाल सरकार का खुलकर विरोध करती रही है। हाल ही में सरिता गिरी ने खुलेआम संविधान संशोधन का भी विरोध किया था। सरकार द्वारा नए नक्शे को संविधान का हिस्सा बनाने के लिए लाए गए संविधान संशोधन प्रस्ताव पर अपना अलग से संशोधन प्रस्ताव डालते हुए जनता समाजवादी पार्टी की सांसद सरिता गिरी ने इसे खारिज करने की मांग की थी। इधर सरिता गिरी ने कहा कि आधिकारिक निर्णय का पत्र मुझे नहीं मिला है, लेकिन इस फैसले के बारे में मीडिया से जानकारी मिली है। ऐसे में ये मेरे खिलाफ साजिश है, मुझे असंवैधानिक तरीके से निकाला गया है। मैं एक सांसद हूँ और सांसद के बारे में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार अकेले उपेंद्र यादव को नहीं है। पार्टी संसदीय दल को निर्णय करना होगा। ऐसे में दोस्तों, भारत के साथ खड़ी होती हुई दिखाई दी नेपाली सांसद, जिनको पार्टी से निकाल दिया गया है दोस्तों नेपाल में। ऐसे में आपकी क्या राय है और आप किस प्रकार से सरिता गिरी का मनोबल बढ़ाएंगे, कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छी बातें जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है पुलवामा हमले में एनआईए को बड़ी कामयाबी। एक और आरोपी बिलाल अहमद
गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, बता दे आपको पुलवामा का ये भी एक मास्टरमाइंड था जिसको गिरफ्तार कर लिया है और ये एक बड़ी कामयाबी मिली है एनआईए के टीम को। ऐसे में आप भारतीय सेना के बारे में क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो ओली को बचाने के लिए चीन दे रहा है दखल। नेपाल की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, गो बैक चाइना के नारे। जी हाँ दोस्तों, नेपाल की घरेलू राजनीति में चीन के बढ़ते दखल का विरोध शुरू हो गया है। ड्रैगन के इशारे पर सरकार चला रहे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर इस्तीफे का दबाव बढ़ा तो चीन परेशान हो उठा। नेपाल में चीन की राजदूत हाओ यांग की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को एकजुट करने में जुटी हुई है। एक संप्रभु देश के घरेलू मामलों में इस तरह की दखल को लेकर अब विरोध शुरू हो गया है। मंगलवार को नेपाल विद्यार्थी संघ के सदस्यों ने हाथों में पोस्टर लेकर विरोध किया। स्थानीय मीडिया हाउस कांदीपुर ने जो तस्वीरें जारी की उनमें दिख रहे पोस्टर पर गो बैक चाइना और नो इंटरफेरेंस जैसे नारे लिखे गए हैं। नेपाल की मुख्य विपक्षी दल नेता दल नेपाली कांग्रेस के स्टूडेंट विंग के सदस्यों ने कहा, चीन की राजदूत को दूतावास में रहना चाहिए, हमारे नेताओं के घरों में नहीं। यहाँ की चुप रहे। यहाँ की इन दिनों काठमांडू में काफी सक्रिय है और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करके ओली के लिए कवच बनने का प्रयास कर रही है। ऐसे में दोस्तों नेपाल के लोग साफ चाइना का बॉयकॉट करते हुए नजर आ रहे हैं और गो बैक चाइना के नारे लग रहे हैं। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो चीनी सैनिकों की वापसी का सिलसिला जारी। हॉट स्प्रिंग्स और गोग्रा में ढांचों को हटाया गया। जी हाँ दोस्तों, चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग और गोग्रा में झड़प वाले क्षेत्रों से अस्थायी ढांचों को हटा दिया है और मंगलवार को लगातार दूसरे दिन सैनिकों की वापसी का सिलसिला जारी रहा। भारतीय सेना उनके पीछे हटने की गतिविधि पर कड़ी नजर रख रही है, सरकारी सूत्रों ने ये जानकारी दी। एक और खबर की माने तो दलाई लामा को 1959 से शरण देने के लिए अमेरिका ने भारत को दिया धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, विश्व भर में दलाई लामा का 85वां जन्मदिन मनाए जाने के साथ ही अमेरिका ने तिब्बती धर्मगुरु को 1959 से शरण देने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। चीन द्वारा 1959 में तिब्बत पर आक्रमण करने के बाद से ही दलाई लामा भारत में रह रहे हैं। तिब्बत की निर्वासित सरकार हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से संचालित होती है। भारत में लगभग 1,60,000 तिब्बती रहते हैं। आपको बता दें, अमेरिकी विदेश विभाग के दक्षिण और मध्य एशियाई ब्यूरो ने सोमवार को ट्वीट किया, परम पावन दलाई लामा को 85वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपने तिब्बती लोगों और उनकी धरोहर के प्रतीक के रूप में दुनिया को शांति और दयालुता से प्रेरणा दी है। 1959 से परम पावन और तिब्बती लोगों को शरण देने के लिए हम भारत को धन्यवाद देते हैं। ऐसे में दोस्तों अमेरिका का यहाँ बड़ा दिल देखा गया है और जिस प्रकार से भारत को धन्यवाद देते हुए नजर आए, इससे साफ जग जाहिर होता है दोस्तों कि अमेरिका कितने साथ है भारत के। आपका क्या मानना है दोस्तों अमेरिका भारत के रिश्ते को लेकर, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो हॉट स्प्रिंग और गोग्रा में भारत चीन अगले कुछ दिनों में कम कर देंगे सेना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि चाइना बेशक कम कर दे लेकिन भारत को अभी भी सतर्क रहना चाहिए और चाइना की बातों में नहीं आना चाहिए और बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए चाइना पर, तो आप ये बात कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, ताकि आपकी बात सरकार तक पहुंचाई जाए। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें, एलएसी पर तनाव के बीच भारतीय वायुसेना ने चीन को चौंकाया, कम समय में कर दिखाया ये बड़ा काम। जी हाँ दोस्तों, एलएसी पर भारत और चीन के बीच 2 महीने से चल रहे तनाव के बीच भारतीय वायुसेना की क्षमता और महारत ने चीन को चौंका दिया। भारतीय वायुसेना ने न केवल बहुत कम वक्त में बहुत तेजी से कार्रवाई करते भारतीय सैनिकों और भारी सैनिक साजो सामान को एलएसी तक पहुंचाया, बल्कि लड़ाकू एयरक्राफ्ट ने दुश्मन पर दबाव भी बना रखा है। ऐसे में लद्दाख के ऊंचे और कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में एयरक्राफ्ट की क्षमता कम हो जाती है, लेकिन भारतीय वायुसेना ने तनाव शुरू होने के कुछ दिनों के अंदर ही उत्तर प्रदेश और हिमाचल से 2 डिवीजन सेना को लद्दाख पहुंचा दिया। इसके अलावा T-90 टैंकों की बड़ी तादाद को भी बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से लेह एयरबेस पर उतार दिया ताकि उनकी तैनाती एलएसी के पास की जा सके। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप मानते हैं कि मोदी सरकार है, इस वजह से चाइना के मन में भी डर बैठ गया है कि कहीं ना कहीं भारत मुझे नहीं छोड़ेगा। अगर आप भी यही मानते हैं दोस्तों, और आपको क्या लगता है अगर यहाँ कांग्रेस की सरकार होती और ऐसी सेम स्थिति होती तो क्या चाइना आज पीछे हटता? आपकी क्या राय है इस पर, जरूर लिखकर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देखते क्या सोचते हैं आप लोग। एक और खबर की माने तो लॉकडाउन में बुक कराए गए टिकटों का रिफंड नहीं दे रही है एयर
एयरलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। जी हां दोस्तों, कोरोना लॉकडाउन के दौरान बुक किए गए हवाई टिकटों की वापसी में एयरलाइन हिलाहवाली कर रही है। यात्रियों पर जबरन क्रेडिट सेल मैकेनिज्म थोपा जा रहा है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने डीजीसीए को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि हवाई यात्रियों पर क्रेडिट सेल मैकेनिज्म क्यों थोपा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन अवधि के दौरान हवाई यात्रा के लिए बुक किए गए टिकटों की पूरी राशि विमानन कंपनियों द्वारा वापस किए जाने के निर्देश देने संबंधी याचिका पर केंद्र सरकार और डीजीसीए से जवाब तलब किया है। ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है दोस्तों एयरलाइंस कंपनियों में, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो हजारों लोग नियमों को ताक पर रखकर मौलाना के अंतिम संस्कार में हुए शामिल। फिर प्रशासन ने सिखाया सबक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें देश में तेजी से कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच असम से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। दरअसल यहां नगांव जिले में नियमों को ताक पर रखते हुए एक मौलाना के अंतिम संस्कार में करीब 10,000 लोग शामिल हो गए, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने कोरोना के डर से आसपास के 3 गांव में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक एक धार्मिक प्रचारक थे और उनकी उम्र करीब 87 साल थी। एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 2 जुलाई को अखिल भारतीय जमीयत उलेमा के उपाध्यक्ष खैरुल इस्लाम को उनके मूल स्थान के कब्रिस्तान में दफन किया गया। आपको बता दें इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है दोस्तों, और इन पर जल्द ही एक्शन होगा जिन लोगों ने भी लॉकडाउन का उल्लंघन किया है। ऐसे में आपकी क्या राय है एक और जरूर बताएगा। एक और खबर की माने तो तूतीकोरिन में पिता और बेटे की मौत मामले की सीबीआई करेगी जांच। केंद्र ने जारी किया नोटिफिकेशन। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले में पिता और पुत्र की मौत के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने को लेकर केंद्र ने एक अधिसूचना जारी की है। राज्य सरकार ने मंगलवार को ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजकर जयराज और बेनिक्स की मौत के मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराने का अनुरोध किया था। यहां जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने संबंधी एक अधिसूचना अब जारी कर दी। अगर आप भी यही मानते हैं दोस्तों कि सही किया गया है, सीबीआई की जांच होनी चाहिए बेनिक्स और जयराज के मामले में, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। एक और खबर की माने तो केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियां देंगी अर्थव्यवस्था को बूस्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने की बैठक। जी हां दोस्तों, आर्थिक विकास की गति में तेजी लाने के लिए सरकार अब केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियों को खर्च करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। चालू वित्त वर्ष में देश की 23 केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियों के पूंजीगत खर्च का लक्ष्य 1,65,510 करोड़ है। समझा जा रहा है कि सार्वजनिक कंपनियों की तरफ से अपने पूंजीगत खर्च के लक्ष्य को पूरा करने से आर्थिक विकास का पहिया तेज घुमाने में काफी मदद मिलेगी। ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं दोस्तों जो बेरोजगार है और किसी भी प्रकार की जॉब नहीं कर रहे हैं, और जिनकी जॉब थी वो भी चली गई, वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ताकि हम उनके लिए जॉब से जुड़ी खबरें लेकर आते रहें। तो बताना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ये संकट की घड़ी में हमें भी पता है कि आप लोग किस मुश्किल समय से गुजर रहे होंगे, इसलिए बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो सीबीएसई के क्लास 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को मिलेगी बड़ी राहत। उनके सिलेबस में 30% की कटौती। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच स्कूलों के बंद होने के कारण शिक्षा के समय में भी कमी आई है, जिसको ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2020 और 21 के लिए 9वीं से 12वीं का पाठ्यक्रम संशोधित करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें मूल अवधारणाओं यानी कोर कॉन्सेप्ट्स को बनाए रखते हुए पाठ्यक्रम को यथासंभव 30% तक कम कर दिया गया है। यह घटाया गया पाठ्यक्रम बोर्ड परीक्षाओं और आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित विषयों का हिस्सा नहीं होगा। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे 9वीं से 12वीं क्लास में पढ़ते हैं और सीबीएसई के हैं, बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के। एक और खबर की माने तो ग्लोबल रियल एस्टेट रैंकिंग भारत ने लगाई छलांग, ब्रिटेन नंबर 1। जी हां दोस्तों, ग्लोबल रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत ने एक स्थान का छलांग लगाया है। भारत अब 34वें स्थान पर पहुंच गया। रियल एस्टेट बाजार से जुड़े नियामकीय सुधार और बाजार से जुड़े बेहतर आंकड़ों के चलते देश की रैंकिंग में 1 अंक का सुधार हुआ है। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कानपुर एनकाउंटर से खबर है दोस्तों। चश्मदीद महिला ने बताया उस खौफनाक रात का खूनी मंजर। बता दें कि कानपुर एनकाउंटर में उत्तर प्रदेश पुलिस के 8 जवान शहीद हो गए। कुख्यात बदमाश विकास दुबे और उसके गैंग ने मुठभेड़ में पुलिस वालों को मार गिराया और वहां से फरार हो गए। वहीं कानपुर के बिकरू गांव में चश्मदीद
महिला मनु ने बताया कि विकास के गुर्गों ने किस तरह उस रात खूनी तांडव मचाया। मनु ने बताया कि कुछ लोग मुंह बांधे हुए थे और उन्होंने गोली चलाई। महिला ने बताया कि जैसे ही गोलियां चलनी शुरू हुई उसके बच्चे चीखने लगे, पूरा माहौल दहशत से भर गया। ऐसे में दोस्तों आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार का मंजर रहा होगा दोस्तों। और उन्होंने पुलिस वालों को जरा भी छुपने का मौका नहीं दिया। जैसे ही पुलिस वाले गाड़ी से बाहर निकले और 2 कदम आगे चले कि चारों तरफ से गोलियां बरसा दी गई पुलिस वालों पर। साथ ही आपको बता दें कि घर में खेला जा रहा था मौत का खेल, मोबाइल पर लाइव देख रही थी विकास दुबे की पत्नी। जी हां दोस्तों, लखनऊ से उसकी पत्नी सीसीटीवी में जो भी घटना घटित हो रही थी उसको वहीं से लखनऊ में ही बैठे बैठे नेट के थ्रू देख रही थी। दोस्तों आप समझ सकते हैं क्या मंजर रहा होगा। साथ ही आपको बता दें कि चौबेपुर थाने में 10 कांस्टेबल का तबादला कर दिया गया है। आधी रात को जारी हुआ ये ऑर्डर। बता दें कि कानपुर में पुलिस लाइन से 10 पुलिस कर्मियों को चौबेपुर थाने स्थानांतरित किया गया है। दरअसल विकास दुबे से मुखबिरी के शक में चौबेपुर के पुलिस कर्मियों से पूछताछ चल रही है। ऐसे में दोस्तों आप इस विकास दुबे के पूरे कांड को लेकर अपनी तरफ से क्या राय देना चाहेंगे दोस्तों, और इसमें आपको क्या साजिश लगती है? क्या दोस्तों सच में विकास दुबे पर किसी राजनीतिक नेता और पुलिस वालों का जमकर आशीर्वाद था? क्या लगता है आपको? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। साथ ही आपको बता दें एक और खबर है, रेलवे के 872 कर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित, 86 लोगों की अब तक मौत। जी हां दोस्तों, मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे के 872 कर्मचारी, उनके परिवार के सदस्य और सेवानिवृत्त कर्मी अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और इनमें से 86 की मौत हो चुकी है। जी हां दोस्तों, अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि सभी को पश्चिमी रेलवे के जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती किया गया है। एक और खबर की माने तो सुशांत सिंह राजपूत केस में भंसाली से 4 घंटे तक चली पूछताछ, किए गए कई अहम खुलासे। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में संजय लीला भंसाली से बांद्रा पुलिस स्टेशन में 3 घंटे की पूछताछ के बाद करीब 1 घंटे जोन 9 डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे ने सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में भी पूछताछ की। आपको बता दें संजय लीला भंसाली के मुताबिक सुशांत सिंह से साल 2016 के बाद उनकी दोबारा बात नहीं हो पाई। सुशांत सिंह के ज्यादा करीबी ना होने की वजह से उन्हें सुशांत सिंह के डिप्रेशन के बारे में भी नहीं पता था। और दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।